नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक आईटी कंपनी को लेकर के। और छोटी सी आईटी कंपनी है। और आईटी कंपनी जब भी होता है तो कुछ ना कुछ वो तो या तो डेवलपिंग पे काम करेगी या कुछ इनोवेशन पे काम करेगी। ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है सेक्सॉफ्ट। ये कंपनी यूटिलिटीज वगैरह पे बनाने पे कामकाज करती है। चाहे उस यूटिलिटी में देखा जाए तो हम इसके ग्रुप्स की ओवरऑल देखकर डेटा को तरफ देखें तो वो कहती है नियरली कंपनी के बारे में जो डेटा होता है वो सामने में रखता हूँ एज एज अ लाइव सेशन के तौर पे। तो ये कंपनी देखने को मिलती है जो कंपनी फिनटेक, लॉजिस्टिक्स एंड द हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड द यूटिलिटीज सर्विसेज पे जो खास करके आईटी से रिलेटेड काम है इस सारे के सारे सेक्टर में, उस पे कामकाज करती नजर आती है। कंपनी कहती है कि हमारे पास 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयड है। हम 16 प्लस लोकेशंस में बिलोंग पे काम करते हैं। 25 सालों का हमारे पास एक्सपीरियंस है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एज ए स्मॉल में। और ये देखने को मिलती है क्यों, इसकी ग्रुप के अंदर ढेर सारी कंपनी है। और कंपनी केवल केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर खास करके यूएसए और यूको में इनका कारोबार अच्छा खासा मिलता है। जो कि मिड साइज की कंपनी को, जो कि कहते हैं थर्ड और सेकंड और थर्ड टायर की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो स्टॉक मार्केट में इंडिया में लिस्टेड है। तो आज हम इसी कंपनी की क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। क्या इसकी मार्केट की जो चार्ट है, चार्ट के बेसिस पे क्या कहती है, साथ में इसका जो प्रेजेंट प्राइस कहती है वो क्या किस रेशियो से कहती है, क्या उसके लिए कुछ पोटेंशियल बनती है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं जहाँ पे गिरावट का संकेत मिलता हो। क्योंकि उसके पीछे की बात करूं तो यहाँ पे करीब करीब 1 लाख के आसपास के शेयर होल्डर है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अच्छी खासी बनी हुई थी एज अ टाइम फ्रेम इन द 23 जून तक का। आज के टाइम में देखा जाए तो ये भी लगातार उछल कूद करती रहती है। उसका भी एक बड़ा मार्केट में सेंटिमेंटल्स बनती है। और वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मार्केट को लेकर के, वॉल्यूम को लेकर के। वॉल्यूम ही सारा कुछ क्या करती है, सारे कुछ प्लान करती है, जो मार्केट को किस रफ्तार से किधर जाना है, किधर मूव करना है। अब कहते हैं वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम के बारे में देखा जाए तो देखिए, मैं सिंपल से वॉल्यूम के बारे में देखता हूँ। एक दिन का चार्ट ले लीजिए, 5 दिन का चार्ट, किसी भी टाइम फ्रेम का एक दिन का चार्ट ही मान लेते हैं। एक दिन के चार्ट में मार्केट में क्या हो रही है, जब एक वॉल्यूम नहीं आ रही है, वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम क्या है, एवरेज के आसपास निकल के आती है, तो मार्केट का कोई बड़ा मोमेंटल नहीं था। नियर अबाउट द रिस्ट सेल, और किसमें, रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग जोन में हमेशा करता है। और सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस जोन हमेशा होता है, चाहे 10 मिनट की चार्ट की देख लें या महीने दिन के या साल भर की चार्ट को भी आकलन किया जा सकता है। जहां पे देखने को ये मिल रही है, आप 1 महीने की चार्ट देखें तो डे टू डे में वॉल्यूम का क्या रफ्तार, वॉल्यूम का रफ्तार ये था जो मार्केट में कुछ ऐसे वॉल्यूम्स जो मार्केट में इंक्रीज करती, वॉल्यूम एकाएक आती हो मार्केट में, उसके बेसिस पे मार्केट जंप कर देता था। यहाँ पे समझ में आती है, जो कुछ बड़े प्लेयर यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर लिए। जब गिरावट होती है तो इसका मतलब ये होती है जो मार्केट में कुछ बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी एग्जिट करती नजर आ रही है। अब एग्जिट और एंट्री का भी पॉइंट भी ये होता है कि यहाँ पे केवल केवल प्रॉफिट के पर्पज से ही किया जाता है। दोस्तों, मार्केट की एक ही रूल है, उस रूल का नाम है टारगेट, जिसपे हम आगे चलेंगे, इस पे जानेंगे कंप्लीटली आखिर टारगेट क्या कहता है इस स्टॉक को लेकर, कंपनी को लेकर। कोई एडवाइजरी नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, किसी स्टॉक को खरीदने, बेचने और होल्ड करने को लेकर। जानते हैं सेक्सॉफ्ट लिमिटेड को लेकर के, जो कि आईटी कंपनी है। अब इसके बारे में देखते हैं तो बुक वैल्यू के बारे में कहते हैं करीब 47, इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहते हैं 176, करंट प्राइस को फिलहाल हम भूलते हैं। अब आते हैं स्टॉक में भीड़ को लेकर, जहां पे आईटी कंपनी के अंदर समझ में आती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज, चाहे आई टी, चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, आईटीसी हो, एचसीएल हो, ढेर सारे लिस्ट निकल के आती है। इस लिस्ट में यदि इसको इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो वो कहते हैं करीब 39 के आसपास की भीड़ है सारी की सारी कंपनियों में। सारी की सारी दुकानों पे जो खरीदार हैं शेयर को लेकर के, उसकी भीड़ लगी है 39 के गुना का, और यहाँ पे भीड़ लगी है 32 गुना। मतलब ये समझ में आती है कि यहाँ पे अभी भी इंडस्ट्रियल की ग्रो के लेवल पे कैपेसिटी बिल्डअप हो सकती है। और यदि ये होती है, यहाँ से देखा जाए
तो नियरली 20% के आसपास इसमें जंप हो सकता है। और यदि ये 20% यहाँ से जंप करता है तो कहाँ जाएगा? 360 पे जाएगा। लेकिन 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 पॉइंट कहता है क्या है? ये तो कहते हैं इसके हिसाब से 360 तक जाएगा, लेकिन हायर टू हायर ये 402 को टच कर चुका है। तो क्या अब ये उस तक टच तक पहुंच सकता है या इसकी जो सपोर्टिंग थी वो टूट चुका है? इसके लिए हम बात करेंगे। उसके लिए हमें कुछ फिगर्स को जानना जरूरी है, जिसका नाम है पहला फिगर डेट टू इक्विटी। क्योंकि ये जो पार्ट्स थी डिफीर को लेकर के, वो कहां से डिपेंडेंसी बनती है? उसके डिपेंडेंसी बनती है अर्निंग पर शेयर। अर्थात समझ में ये आती है, जो किसी कंपनी का फेस वैल्यू नोट है 1 रुपए का और अर्निंग करता है 10 गुने का, तो 10 गुने के लिए मार्केट में क्या हुआ? भीड़ जमा हुई। अब भीड़ जमा हुआ तो ये मार्केट की प्राइस आई, और ये भी देखा गया कि बुक वैल्यू से मार्केट में प्राइस ये देखा गया करीब 6 गुने बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले आंकलन जो हम देख रहे थे, इसकी पॉइंट आउट को लेकर के, भीड़ को लेकर के, जो पहला फैक्टर है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी, दूसरे का नाम है करंट रेशियो। इन दोनों को आपस में ईपीएस से बड़ा गहरा संबंध है। इन दोनों को आपस में ईपीएस से बड़ा गहरा संबंध है, और संबंध इस बात का है कि एक का काम है मार्केट में इसको इंटरेस्ट के बर्डन की बेसिस पे प्रॉफिट को कम करना, और दूसरे का काम है प्रॉफिट जनरेट करना। कैसे? क्योंकि यहां पे वो पार्ट है जिसको कहते हैं सेल्स, और सेल्स में जो कि उधार का, इसका क्या करने वाले हैं? उधार सेल्स के बारे में क्या होती है? हमेशा इस रिस्क बनी रहती है। इस रिस्क के पीछे जानना जरूरी ये है, जो क्या ये कितने दिन में पैसा देता है और कितनी परसेंटेज का पैसा अटका पड़ा है, चाहे वो प्रॉफिट की बेसिस पे हो या फिर सेल्स के बेसिस पे ही क्यों ना। आइए आगे जानते हैं इसको लेकर के, कंप्लीट की तरफ जानेंगे विदाउट, यदि आप बहुत जल्दी में जाएं तो आप इसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कर लेते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम अपने पास कंप्लीट लर्निंग्स की प्रोसेस पे करते हैं, ध्यान रखते हैं। चलिए आगे पड़ाव की तरफ देखते हैं क्या कहती है इसको लेकर। इसके बारे में निकल के आती है पहली दफा जो इनके डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है 0.27% का। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे आरओसी के बारे में 27% कहती है, आरओई के बारे में 21% कहती है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम की बात हम कर रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे लिमिटेड है, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है, और इस लिमिटेड के पीछे देखा जाए तो क्या है? 66% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो मोस्टली देखा जाता है कि ट्रेडिंग में नहीं होता है। ये वॉल्यूम को आपको मार्केट में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता, नॉर्मली यही देखा जाता। वैसे कुछ परसेंट तक छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए फिर उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अपडेट करना होता है, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग में इनके फंसती नजर आ सकती है। ये रूल्स के खिलाफ हो जाती है। प्रमोटर अपनी इस होल्डिंग को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, अपनी अनपब्लिश्ड प्राइस इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर। इसके बाद देखा जाए तो हम क्या क्या जानने वाले हैं कंप्लीट कर तरफ। एक तो जानेंगे जो डेट्स के को लेकर क्या कहती है, करंट रेशियो को लेकर क्या कहती है, और इसके अलावा ओवरव्यू लेंगे एवरीथिंग का, जहां पे हम चाहे प्रॉफिट की लेके रीढ़ की हड्डी, जो कि प्रॉफिट की लाइफ जर्नी कहां से होती है, बैलेंस शीट से, उसका भी फिगर आउट समझेंगे। तो कंपनी के बारे में एक नजर डालिए जो हमने ग्रुप वेबसाइट्स पे देखा था, और यहाँ पे कंपनी के बारे में वही चीज कहती है जो हमने कहा कि कंपनी इंगेज इन द प्रोवाइडिंग इन द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, जो कामकाज करती है मिड टायर कंपनीज। कहा कि ये बीच वाले कंपनी को देती है, बड़ी लार्ज कंपनी को नहीं देती, छोटी कंपनी को नहीं देती है। बेस्ड आउट ऑफ द यूएसए एंड द यूके, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द 1999 बाय द ओकर कृष्णा एंड द सन मित्र आदित्य कृष्णा। कृष्णा फैमिली की कंपनी है, इन लोगों ने कंपनी स्थापित किया था, और ये कंपनी कारोबार करती नजर आई है। हम इसकी एक एक आंकलन पर चलेंगे क्या कहती है इसको लेकर के, चाहे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर देखेंगे,
चाहे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर देखेंगे तो आखिर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस। आइए जानते हैं। और अभी तक उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई भी एडवाइजरी शेयर करने वाले नहीं है, केवल लर्निंग की बात करेंगे, जहां पे हम कंप्लीट की बात करते हैं। यहाँ पे देखा जाए कि ओकरा से लेकर के पीवी फिनटेक और टाटा की टाटा एलेक्सिस, कपीट, टाटा टेक्नोलॉजी, कोफोर्ड, ढेर सारे कंपनी लिस्ट में है। इसके लिस्ट कुछ और कहती है और एनएससी की लिस्ट कुछ और कहती होगी, क्योंकि उसका भी देख लेंगे क्यों। ये मार्केट कैप के बेसिस पे कहती है और ये रिवेन्यू के बेसिस पे कहती है। यहाँ पे कहती है जो जिसका नाम है केल्टेक, केल्टॉन टेक, दूसरे का नाम है टाटा एलेक्सी, तीसरा नाम है 3i इनपुट। ये इनके कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे देखने को मिलती है। ऐसे ही यदि सिंगल डेटा बेसिस पे देखें, कंपनी खुद की खुद बिजनेस के डेवलपमेंट पे देखें, इसमें 63 आती है, लोटेंट आती है, इन्फीबीम आती है, ढेर सारी कंपनी इस लिस्ट पे भी शामिल होता है। चलिए तो इसके पढ़ाई को देखेंगे। आते हैं फंडामेंटल की कुछ फाइनेंशियल पोजीशन को लेते हुए, जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, फिर रिस्पेक्टिव इन द ईयरली बेसिस को देखेंगे, फिर हम सामने समझेंगे आखिर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को लेकर क्या कहती है। केवल और केवल नंबर में नहीं देखना है, परसेंटेज को भी देखना है कि परसेंटेज क्या कहती है। तो सेल्स के बारे में देखा गया कि सेल्स क्या हो रही है, लगातार सेल्स के बारे में करती है, वाई वाई में क्या करती है, जंप कर रही है, और क्यू में भी जंप करती है। दोनों इज करेक्ट है। जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो 25 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो की घट के आ गई करीब 26 करोड़। मतलब कह सकते हैं जिनको जो होना चाहिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे यहाँ गिरा था, ऐसे लेवल पे यहाँ पे गिरा है। इसके बारे में नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहती है, जहां पे ये देखने को मिलती है जो क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के पास जो रिवेन्यू मॉडल था उसमें 9% की जंप होती है। ऐसे ही जिस लेवल से इनकी रिवेन्यू जंप करती है उसके नियर अबाउट से ज्यादा करीब 16% की एक्सपेंसेस बढ़ जाती है। और जब एक्सपेंसेस बढ़ेगी तो नेट इनकम साइड में क्या होगा, कमी देखने को मिला, जो कि 1% के आसपास की रह गई। लेकिन यदि मार्जिन की बात करें या एबिटा की बात करें तो वो भी नियर अबाउट द एक तो घट जाती है और एक में 1% की उछाल देखने को मिली है। ऐसे ही ईयरली तरफ देखें तो ईयरली बारे में कंपनी क्या कहती है। ईयरली बारे में कहती है कि इनका जो सेल्स था वो सेल्स में क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली कर रही है। चाहे आप एक साल का देख लें या फिर पिछले रिकॉर्ड का देख लें, लगातार इंक्रीज कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट द सेम है, कोई फेरबदल नहीं था, थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, 16 से 18% हो जाती है, तो नियरली कह सकते हैं 200 बेसिस पॉइंट का जंप हुआ इसमें। इसके बाद प्रॉफिट की आकलन करें तो 82 करोड़ से चली जाती है 96 करोड़। अब यहाँ पे आकर के इनको मिलता है अवार्ड टॉप। क्यों मिलता है, क्योंकि अभी तक के ईयरली बेसिस में सबसे ज्यादा यदि जो रिजल्ट किसी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करती है तो 2024 में लगातार परफॉर्मेंस बढ़ी है। जब बढ़ी है तो फिर चिंता की बात क्या है, चिंता की बात पता है क्या है, चिंता की बात ये है जो ये जो पार्ट है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है पता है, प्रॉफिट हमेशा बुक्ड किया जाता है। प्रॉफिट बुक्ड किया जाता है तो इसके पीछे पता है क्या जानना जरूरी है, इसके पीछे जाना जरूरी है जो क्या इनका डेटर्स क्या कहता है, डेटर्स का रेशियोज क्या कहता है, और साथ में परसेंटेज ऑफ जो रिलीज ऑफ फंड है वो कितने रिसीव हो चुके हैं, इसका भी ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए ईयरली डेटा की तरफ चलेंगे, उससे पहले हम एक नजर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की तरफ देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ में देखने को मिला जो कंपनी के पास ईयर ऑफ ईयर में 14% का जंप है। ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 7% की जंप देखने को मिला था। नेट इनकम में करीब 17% की जंप है, और इसके अलावा यदि नेट मार्जिन की बात करें तो वो भी करीब 2% और ओवरऑल देखा जाए तो ईबिटा में करीब 70% के आसपास की इंक्रीज होती नजर आई है। अब इसके बाद देखा जाए तो क्या जो प्रॉफिट की पार्ट है वो क्या था, वो एक फिगर और था, बुक्ड किया हुआ प्राइस था। इसके लिए हम दो फिगर को ध्यान देंगे। एक तो पहला फिगर है बोरेंग्स को लेकर। बोरेंग्स को लेकर क्यों जाते करेंगे, हम क्यों रिसर्च करते हैं पता है, उसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की जरूरत है। तो आखिर कंपनी इस फंड को क्या यूटिलाइजेशन कर रही है या फिर सेटअप कहां से कर रही है।
यहाँ पे देखा गया इनकी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। जो 14 करोड़ था वो बढ़ के 26 करोड़ पे चली जाती है। और इसका भी परसेंटेज हम ग्रो देखेंगे, इसके बारे में क्या कहती है। इसका परसेंटेज ऑफ ग्रो देखा तो करीब करीब लायबिलिटी में ये देखने को मिलता है, जो 24 के अंदर इसमें करीब करीब 71% के आसपास की क्या करती है, ये लायबिलिटी इंक्रीज कर लेती है। ये पता है क्या, 71% इंक्रीज करना मामूली बात तो है नहीं। तो ये निकल के आती है। इसके बाद इनका यूटिलाइजेशन क्या करती है, जो 71% उन्होंने फंड रेज किया, इंक्लूड किया, उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है। क्या इनका यूटिलाइजेशन एंजॉयमेंट के लिए कर रही है, या कुछ नई प्लान को लेकर कर रही है, या फिर बिजनेस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए कर रही है। जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ फैक्टर, जहाँ पे फिक्स एसेट्स को लेकर जानना जरूरी है। जहाँ पे फिक्स एसेट्स के पार्ट में कहती है, यहाँ पे इंक्लूड किया है अच्छी खासी बिल्डअप, जिसकी परसेंटेज ऑफ देखें तो परसेंटेज के बारे में कहती है नियरली करीब करीब कितने परसेंट की, 38% की निकली। मतलब जिस लेवल पे इन्होंने लायबिलिटी को बिल्डअप किया, उस लेवल के आधे के आसपास कह सकते हैं इन्होंने अपने एसेट्स को डेवलप किया टोटल। लेकिन डेवलप तो किया, तो डेवलप किया तो ज्यादातर देखने को मिला कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड हुआ। अदर एसेट्स पार्ट में जो दूसरा फिगर और जानेंगे, उसमें देखिए इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर रही है। इन्वेस्टमेंट के अलावा ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट को देखें तो यहाँ पे लगातार बढ़ी है। अब यहाँ पे आकर के मैं वो करता हूँ राउंड ऑफ। पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो फिगर को जानना जरूरी है कि ये परसेंटेज ऑफ जो सेल्स है वो क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है वो क्या कहता है। इन दोनों फिगर को जानना जरूरी है। इसका आगे चल करके हम समरी भी लेके आएंगे, जो कि टॉप में होगा। हम अभी प्रयासरत हैं उसको लेकर के भी। यहाँ पे इन दोनों को 162 करोड़ का है, उसमें लैब, इसमें नंबर ऑफ डे क्या कहता है, तो कहती है जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, वो क्या होती है, इंप्रूवमेंट के बदला डीमेरिट निकल के आती है, जो कि रिकवरी टीम इनका कामकाज नहीं कर पाती है। 14 दिन की फैसिलिटी बढ़ गई है इसको लेकर। आइए, जो कि देखा गया कि 193 करोड़ के आसपास की, कितना था, 162 करोड़ के आसपास फंड थी मार्केट में। तो टोटल देखिए 762 करोड़ में क्या था, 162 करोड़ का क्या फंसा था, डेटर है। इन दोनों को आपस में क्या जानना जरूरी है, इनका परसेंटेज जानना जरूरी है। इतना ही नहीं, यदि नेट प्रॉफिट की तरफ देखें, इसका मार्जिन क्या कहता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। केवल और केवल फिगर में नहीं देखना चाहिए, उसको परसेंटेज देखना चाहिए कि परसेंटेज क्या कहती है, परसेंटेज ऑफ गेन है, परसेंटेज ऑफ गेन नहीं है। अब इसके बेसिस पे देखा जो इसका क्या कहती है, इन दोनों के आपस में कंपेयर क्या करती है, इसको जानना जरूरी है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला का यूज करते हैं और समझते हैं। एक फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि 162 करोड़ है, उसको डिवाइड कर देना है इससे, तो ये निकल के आ जाएगा फिगर आउट परसेंटेज। और इसके बाद इसको परसेंटेज निकालने के लिए नेट नेट प्रॉफिट को इससे कंपेयर करके देखा जा सकता है। इसी क्रम में देखें तो 762 करोड़ में करीब 96 करोड़ का रहा है। हम इसको फॉर्मूला बेस पे बताते हैं। तो कहती है 96 करोड़ डिवाइडेड बाय 762 करोड़। तो टोटल की बात करें तो निकल के आती है करीब 12% के आसपास क्या मिलती है, इसको लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। ये टोटल 90 करोड़ के आसपास 96 करोड़ का है ना, तो यहाँ पे देखने को मिला जो ये 12% है। और यहाँ पे जो हमने देखा कि 162 करोड़ का है, 162 करोड़ में पूरा का पूरा खप जाएगा, तो ये थोड़ा सा रिस्क बनता है ना। मतलब इसमें तो अभी तक हाथ में कुछ मिला नहीं, हाथ में मिला लड्डू, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक किया है अच्छी तगड़ी करके। परसेंटेज देखा जाए तो 90 जो नहीं, करीब करीब 180 के आसपास। तो 200% नहीं, 175% मान लेते हैं सीधा सीधा, नियर अबाउट उसके आसपास क्या है, इनकी रिस्क फैक्टर बनी हुई है। अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ, जहां पे हम जानेंगे आखिर इसके पीछे चार्ट बैकअप कहता है वो क्या कहता है, ब्रेकआउट क्या कहता है, और इसके इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस क्या। आइए आते हैं पहले चार्ट की।
हमने फंडामेंटल फाइनेंशियल देख लिया, फाइनेंशियल क्या पोजीशन में थी उस लेवल पे। उस लेवल पे एक चीज को और जानिए, वो जानना ये है, जो निकल के आती है ये फंड, जो सेल्स में क्या कहती है लगातार ग्रो है 25% तक, प्रॉफिट की ग्रो करती है 28% के आसपास, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार जंप करती है, और रिटर्न इक्विटी भी नियर अबाउट, जिसको 22% 20% से ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो भी अच्छी फिगर में देखने को मिली, मतलब एक्सेप्ट द कुछ सालों के डेटा को इसको छोड़, जो 25% 28% के आसपास की सेल्स और इसके ऊपर प्रॉफिट बनाती है, उसके लेवल पे हम चार्ट को, एक महीने की चार्ट को केवल आकलन करते हैं, और 6 महीने की मूविंग एवरेज। 6 महीने में कर क्या रहा है, ये 6 महीने में स्टॉक नियर अबाउट द सेम आसपास जा रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रही है, वॉल्यूम में जब भी बड़ी वॉल्यूम आ रही है मार्केट के अंदर, जब भी आ रही तो मार्केट क्या होती है, बूस्ट हो रही है। अब जब यहाँ पे देखिए, जब बिकवाली का प्रेशर था, जब गिरा था मार्केट, तो क्या वॉल्यूम था, अर्थात यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट क्या दर्शाता है, वॉल्यूम दर्शाता है। तो आखिर मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाह रहे हैं, मार्केट में कुछ आया नहीं, वॉल्यूम आई नहीं, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब बैठे हुए हैं, चलो अपना प्राइस बढ़ेगा, और कोई खरीदने के लिए आ रहा है, क्योंकि छोड़ो ना यार, पैसा महंगा हो रहा है, उनको पोटेंशियल लग रही नहीं है, सामने वाले को लगता है कि मार्केट और भी जंप कर सकता है, और बीच बीच में बड़ी वॉल्यूम आती है तो मार्केट को लगता है अच्छा अब तो मार्केट बूस्ट हो जाएगी। जब भी वॉल्यूम हाई आई है तो मार्केट गिरी नहीं है, उस टाइम पे मार्केट ने केवल क्या किया है, इंक्रीज, मार्केट ने जंप किया है, गिरने के संकेत नहीं देखने को मिला। अर्थात यहाँ पे लोगों ने खरीद खरीद के रखा हुआ है स्टॉक को, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, जहां पे ये देखा जाए, हम कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात नहीं करें, एक मूल मंत्र की बात करेंगे जिसका नाम है टारगेट। आखिर टारगेट क्या है, इसके बारे में हम सबसे पिक पे जानेंगे आखिर क्या कहती है। अब आते हैं इसको नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जहां पे ये कहें जो स्टॉक ने इन्वेस्टर का रिएक्शन का क्या था, इन्वेस्टर की रिएक्शंस किस लेवल पे बनी थी, यहाँ पे फाइनेंशियल तो अच्छी खासी देखने को मिली थी चार्ट बेसिस पे। ऑनरशिप की तरफ देखें तो ऑनरशिप में कहती है करीब करीब 66-67% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, रिस्क जो होल्डिंग की बात करी वो पब्लिक के पास बात कर रही है। आपस में तालमेल क्या बनता है, तालमेल की बात करूं तो क्या डीआई एफआई भी बैठा है, ऑब्वियसली देखा जाए तो यहाँ पे एफआई की पोजीशन तो है, लेकिन इंडियन डीआई नहीं है, डोमेस्टिक्स नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल है। अब इसका कारण क्या है पता है, इसका कारण है जो इनकी कंपनी का ज्यादातर कारोबार कहाँ चलता है, यूके और यूएसए में चलता है। तो यूके यूएसए की कुछ ऐसी हो सकती है जो कि एफआई यहाँ पे हो। यहाँ पे देखा गया कि मेन जो इनकी प्रमोटर के अलावा एफआई की तादाद है, उस एफआई में केवल एक ही नाम निकल के आती है, उसमें नाम भी नहीं है, उन्होंने बिकवाली करके हट चुका है, कोई भी 1% से ज्यादा की पोजीशन में नहीं है। अदर की बात करें तो अदर में कौन है, तो अदर में इनकी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय फंड स्कीम है, वेलफेयर फंड है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में करीब 25% की होल्डिंग में क्या निकल के आती है, कुछ दो दो तीन लोग की लिस्ट निकल के आती है, और बाकी जो लिस्ट है वो नहीं है, अर्थात ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डिमांड बढ़ी है, डिमांड कैसे बढ़ी, मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखिए आकलन करके, क्योंकि हमने चार्ट से हमेशा आकलन किया है, और आकलन देखिए, हम आकलन लेते हैं इसको पिछले कुछ पीरियड से, 1 साल की आकलन लेके देखिए, या 6 महीने की आकलन करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरिटी आती है। देखिए क्या हो रही है मार्केट में, मार्केट में हुई है, तो जब भी मार्केट में देखिए जो एक एवरेज वॉल्यूम है, मार्केट में एवरेज वॉल्यूम कब होता है, तो मार्केट में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती रहती है, थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब भी लंबी वॉल्यूम आई है मार्केट में, उस टाइम पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, जंप लगाया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन वॉल्यूम नहीं आई, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, लोगों ने सोचा चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। तो जैसे कुछ बड़े इन्वेस्टर आए, मार्केट में क्या हुआ, बढ़ती गई। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अभी इंप्रूवमेंट की तरफ देखने को मिला। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति, तो आप खरीदो बेचो या होल्ड करो, हम केवल आकलन ये कर रहे थे कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या बढ़ा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद में लगातार वृद्धि हुई, और यहाँ पे आकर के थोड़ा सा क्या हुआ, लाख 1 लाख के आसपास के लोग पहुंचे। ये किसकी तादाद है, नंबर की तादाद है शेयर होल्डर को लेकर के, भले एक लोगों के पास 10 शेयर हो, 50 शेयर हो, 100 शेयर।
ये निकल के आती है, जहां पे लगातार अभी डिमांड बनी रही है। तो आज के स्टॉक लर्निंग में हमने ये देखा कंपनी को लेकर के, जिसके परफॉर्मेंस की बात करें आज तक में, तो ये निकल के आती है अभी तक जिनके पोर्टफोलियो में रहा हो या इन्वेस्टर के पास जो स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है उसकी बात में, तो पिछले 1 महीने में तो कुछ भी नहीं था। 6 महीने में करीब 7%, 1 महीने में देखा गया 9% की गिरावट था। 5 साल के डेटा में देखा गया करीब 1000% के आसपास की इंक्रीज करके रिटर्न बना के दिया है। 1000% कम नहीं होता। 5 साल में 1000% मतलब एवरेज देखा है तो 200% के नियर अबाउट बनती नजर आती है। और कुछ टाइम से इस मार्केट में यहाँ पे खरीदारी का प्रेशर्स बनता नजर आता है, बिकवाली का प्रेशर बना था, लेकिन थोड़ा सा और इसके पीछे जानेंगे और कुछ पॉइंट आउट को लेकर, क्या इसके साथ साथ कुछ और बेनिफिट देती है कंपनी, ऑब्वियसली देखेंगे वो क्या है वो जानते हैं। जहाँ पे लेटेस्ट में कंपनी ने बोनस दिया था, अभी बोनस का इशू अभी रिसेंटली की बात करूं 29/8 को अर्थात कल की डेट में कंपनी ने क्या कहा था, हम बोनस देने वाले हैं। और बोनस को लेकर के कंपनी ने 8 घंटे पहले की अपडेट है, तो कंपनी ने अभी अपने शेयर होल्डर को बोनस देने वाली है। कहती है कितने बोनस देने वाली है कंपनी, कहती है रेफरेंस टू द बोनस ऑफ द शेयर होल्डर रिलेटिव द शेयर होल्डर विल बी द इश्यू ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर। बोनस देगी द कंपनी द प्रोपोर्शनेट ऑफ द वन न्यू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, 1 रुपए का फेस वैल्यू होगा, जो कि 4 फुल्ली पेड अप ऑफ द एग्जिस्टिंग, अर्थात समझ में आई जिनके पास 4 फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर शेयर है, जिनके पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, शेयर हैं, उनके पास शेयर होल्डर शेयर हैं, उनके पास 1 शेयर कंपनी देने वाली है। ठीक है, आते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां पे ये देखा गया कि आखिर परसेंटेज ऑफ जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो वो क्या कहती है। जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कहती है ये लगातार हम जंप किया है, और इतना ही नहीं, यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी देखा है तो ये भी नियरली जंप करती नजर आई है। एनालिसिस पार्ट में देखें जो क्या सेंसेक्स से ये कंपेयर कर पाती है। ऑब्वियसली देखा जाए पिछले कुछ दिनों में तो ये इसमें कई बार गिरावट देखने को मिला इस टाइम फ्रेम के बेसिस पे, लेकिन दोबारा इसमें जंप का सिलसिला बढ़ा और लास्ट 10 सालों की कंपनी में करीब 2800% का आसपास की आकलन दिया है। अब ये आकलन देखिए, एक एफडी बैंक में कितना देता है, 8% देता है, 10 साल में कितना देगा, डबल दे देता है इंक्लूडिंग द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, और यहाँ पे 2800% दे रहा है। 100 रुपए की वैल्यू 2800% बढ़ जाती है, और वहाँ पे कितना बढ़ती है, नियरली डबल हो जाती है। तो ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बी अवेयर, बी केयरफुल फॉर द स्टॉक मार्केट इज रिस्की, फॉर द रिस्क फैक्टर, हमेशा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि मार्केट कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये हमेशा वॉल्यूम में कब क्या होगा मार्केट में पता है, क्योंकि ये वॉल्यूम के बेसिस पे आज मार्केट में कोई सेंटिमेंटल बना, सब के सब अपने वॉल्यूम लेके आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, भाई हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो, ले लो। ये स्टॉक लर्निंग में आज हमने इस कंपनी के बारे में जाना समझा, जिसका नाम था स्टैकसॉफ्ट लिमिटेड। अब आते हैं लास्ट पॉइंट को लेकर के, जिसका नाम है टारगेट। अब टारगेट क्या है, स्टॉक मार्केट की एंट्री और एग्जिट ये हमेशा होता है, इसलिए कोई भी एंट्री एग्जिट का पॉइंट ओपन और खुला नहीं होता, ओपन और बंद नहीं होता, जब चाहो एंट्री कर लो। बस सावधानी एक बात का, जिसका नाम है टारगेट। आपकी टारगेट क्या है, हमारी टारगेट क्या है। टारगेट में 2 तरह के टारगेट, टर्म टारगेट एंड द ग्रो टारगेट, इन दोनों को कंबाइंड करके रखना चाहिए। साथ में एक मूल है जिसका नाम है एसएल। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, जो ये शेयर में ये हो गया वो, एसएल, एसएल को बिल्कुल ही माइंड में रखना होगा। स्टॉक मार्केट में है तो एसएल को ध्यान में रखना ही चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।